नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 7 बजे डेली हमारा सेशन आता है हिंदी का, और हम करा रहे हैं अभी हिंदी में प्रैक्टिस सेट। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वह है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। और हम इस प्रैक्टिस सेट में भी वही क्वेश्चन रखने वाले हैं जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। हमारे सभी प्रैक्टिस सेटों में एक खासियत क्या होती है वो आपको बता देते हैं, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत अहम होती है। हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको सबसे अलग करता है और सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। और हम चाहते हैं कि आप हर प्रैक्टिस सेट से कुछ ना कुछ सीखें और एक नया कीर्तिमान रचें, जिससे कि आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन, नए वोकैब और उनका ज्ञान हो जाए। ठीक है। और हम हिंदी में, पूरी हिंदी में आपको एनालिसिस करते हैं इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो अगर एनालिसिस समझ में आए, अच्छे से आपको लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, परंतु अपनी टैगलाइन के साथ। हारा वही जो लड़ा नहीं, यह हमारी टैगलाइन है। ठीक है दोस्तों, मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ी यही होती है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के विकल्प जो हैं समाहित हैं, इसमें ये कहा गया है। तो पहला है आँख, काक, आम। ठीक है। दूसरे में है आंवला, अमावस, कबूतर, कबूतर आवास। तीसरे में है आसरा, पकवान, दही। चौथे में है गांव, बाघ, बिच्छू। तो आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन पूछा तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल चुका होगा ए विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि देखिए आँख, काग और आम, ये जो है इसमें तत्सम भी है। आँख तत्सम है, काग भी तत्सम है, तत्सम है, और आम जो है वो तद्भव है, क्योंकि आम का जो तत्सम होता है वो होता है आम्र। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें तत्सम भी दिए हैं और तद्भव भी दिए हैं। और सभी में आंवला, अमावस, कबूतर, ये भी तद्भव होते हैं सारे। आसरा, पकवान, दही, ये भी तद्भव होते हैं। गांव, बाघ, बिच्छू, ये भी तद्भव ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से देशज शब्द है ओखली, टोकटा, टैटुआ, किवाड़। तो बताइए क्या है। तो देखिए देशज शब्द वह होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ठीक है। तो इसमें आपका एक शब्द है टैटुआ। कहते नहीं कई बार कि तेरा टैटुआ पकड़ लूँगा, गाँव सब में इन शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो ये स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। तो अब इसमें क्या आता है, देशज शब्द वो होते हैं जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति पता नहीं चलती कि अपने देश में कहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं। तो ये क्या शब्द होते हैं, जैसे खचाखच होता है, झंझट होता है, ठीक है, हाँ, गड़बड़ होता है, ठीक है। और कहते हैं किचर पिचर एक शब्द होता है, किचर पिचर मत करो, ठीक है। एक होता है बिगाड़, एक होता है लड़ाकू, समझ गए नहीं। एक होता है आपका पेट, एक आपका होता है बम, एक आपका होता है पगड़ी। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या होते हैं, आपके देशज होते हैं। जैसा आपने देखा होगा एक शब्द होता है प्याज, मगर प्याज को गाँव में कहीं पर क्या कहते हैं, गंठी कह देते हैं। क्या कहते हैं, गंठी। ठीक है, कहीं गंठी तो ये क्या है, गंठी देशज शब्द है। ठीक है। फावड़ा शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं, फायला, फायला कह देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, आपका देशज शब्द हो जाता है। तो वो शब्द जिनका की उत्पत्ति का पता नहीं कि किस क्षेत्र, किस प्रांत से वह उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशज। सीधा शब्दों में कहिए बिगड़ी हुई भाषा के शब्द जो होते हैं देशज होते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। अब आपको बताना है किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो क्या है, तद्भव। ठीक है भाई, तद्भव बताने हैं। तो देखिए तत्सम और तद्भव की मैं पहचान बताता हूँ। जहाँ आधे वर्ण होते हैं वो तो होता है तत्सम, और जहाँ पर अनुस्वर होता है वो भी क्या होते हैं, तत्सम। जहाँ चंद्रबिंदु होती है वो होता है तद्भव। तो देखिए सहज, संयोग, संयोज, समंदर, ये तो हैं तत्सम, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है गात, गाहक, गणपति, ये भी नहीं होगा। चांद, झरना, झुंड, चांद, झरना, झुंड, ये भी नहीं होगा। तो अब बचा कौन सा बचा, डी विकल्प, झकड़ा, काजल और खेत। तो देखिए इसका क्या होता है, झकड़े का होता है झगड़ा, ठीक है, काजल का होता है कज्जल, खेत का होता है क्षेत्र। तो ये इनके तत्सम भी होते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, डी। चौथा है इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है,
वो बताना। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, संज्ञा जो होती हैं वो किससे बनती है, मतलब क्रिया जो बनती है वो किससे बनती है, भाववाचक क्रिया जो बनती है वो विशेषण से ही बनती है, समझ गए नहीं, वो संज्ञा से ही बनती है, ठीक है, वो धातु से ही बनती है। तो इन्होंने ये पूछा है कि क्रिया से इनमें से कौन सी ऐसी है जो क्रिया से नहीं बनी है। तो क्रिया का पता कहाँ चलेगा, ना लगाकर, अगर ना लगा के क्रिया बन गई तो सही हो जाएगा, वरना तो गलत हो जाएगा। जैसे पढ़ाई, दूसरा है दौड़, उतराई, खटाई। तो अगर मैं इसमें पढ़ाई में ना जोड़ दूँ, पढ़ ना, तो क्या वह पढ़ता है या उसे पढ़ना आता है, तो क्रिया बन गई, तो ये तो होगा नहीं। दौड़ना, तो दौड़ना, तो यहाँ से भी ये भी क्रिया बन गई। उतारना, तो ये भी उतारना, उतारना भी हो जाएगा। मगर खटाई में अगर मैं ना जोड़ दूँ तो क्रिया नहीं बनेगी। खटाना ये कोई शब्द ही नहीं होता, अगर है होता तो चल जाता, मगर यहाँ खटाई में ना जोड़ेंगे तो नहीं। तो क्रिया का क्या पता चलता है कि वो कोई क्रिया है, ना प्रत्यय लगाकर। धातु में अगर ना प्रत्यय लगा दो तो मूल क्रिया बन जाती है। अब उसी से देख लो, अगर जिससे ना बन के ना लग कर क्रिया बन रही है वही भाववाचक क्रिया है, अन्यथा वो भाववाचक क्रिया नहीं है। तो तीनों जो हैं ये क्रिया से बनने वाली हैं, जबकि खटाई जो है नहीं है, ठीक है। आगे आता है गुणवाचक विशेषण। 5वां प्रश्न क्या है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है जिसमें आपके गुण बताए गए हों। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। दूसरा, यह पुस्तक मेरी है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो व्यक्तियों के अंदर गुण कैसा होता, कपटी। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, सी विकल्प। क्या आंसर हो गया, सी विकल्प हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। तो यहाँ से सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि छठा प्रश्न क्या है, तो छठा प्रश्न हमारा है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे क्या कहते हैं। संक्रामक रोग कहते हैं, चर्म रोग कहते हैं, असाध्य रोग कहते हैं, घातक कहते हैं। बता दीजिए क्या इसका आंसर है। तो देखिए, जिसको ऐसा रोग जो छूने से फैलता है उसे कहते हैं संक्रामक रोग। चर्म रोग वो होता है जो त्वचा से होता है, ठीक है। असाध्य रोग वो होता है जिसका इलाज ना हो। घातक रोग वो होता है जो जानलेवा हो, ठीक है। सबके बता दिए, परंतु इसमें से आंसर कौन सा है आपका, ए विकल्प। संक्रामक रोग का मतलब होता है छूने मात्र से भी रोग फैलना शुरू हो जाता है। चर्म रोग वो होता है जो चर्म यानी त्वचा के स्पर्श से होता है। असाध्य रोग वह होता है जिसका उपचार ना किया जा सके। घातक रोग वो होता है जो जानलेवा होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है ए विकल्प, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तपसी, सन्यासी, जिज्ञासु, पिपासु। हाँ जी, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाला क्या होता है, जिज्ञासी। तपस्या करने वाला होता है तपसी। संन्यास ग्रहण करने वाला होता है सन्यासी, ठीक है। अब होता है जो पिपासु जो होता है वह होता है जो प्यासा होता है, समझ गए नहीं, वो क्या होता है, पिपासु। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हमारा सही होगा, ठीक है। तो तपसी भी आ जाता है, तपस्वी भी आ जाता है और सन्यासी भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें आंसर कौन सा है, जिज्ञासु इसका आंसर। 8वां प्रश्न क्या है बेटा, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त होती है। देखिए, दो सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। पहले हम समझ लेंगे क्या होते हैं ये। देखिए, सकर्मक वह होते हैं जो सकर्म के यानी कर्म के साथ भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कर्म के साथ होने के बाद भी वह अकर्मक होती हैं, यानी क्या होती हैं, अकर्मक। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और एक होती है सकर्मक। अकर्मक वो होती हैं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक वो होती हैं जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। वह अभी तक सो रहा है, तो सोने का प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा, व्यक्ति पर। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, रोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, बच्चे पर। तो ये तो होगा नहीं। धावक मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा होगा, किस पर पड़ रहा होगा दौड़ने का प्रभाव, भाई ये भी धावक पर। वह पतंग उड़ा रहा है, तो प्रभाव क्या उड़ा रहा है, पतंग। क्या सभी जवाब मिल रहा है। और वह पतंग उड़ा रहा, प्रभाव पतंग पर पड़ रहा होगा, पतंग फट गई होगी। क्या होगी, पतंग फट जाएगी, पतंग पुरानी हो जाएगी, पतंग कट जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
इस तरीके से पता करते हैं। क्या का जवाब ढूंढ लो। देखो अब पहले वाले वाक्य में वह अभी तक सो रहा है, क्या कर रहा, सो रहा है, अभी पता नहीं क्या सो रहा है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है, तो बच्चा कर्ता प्रभाव मिल रहा है ना। धावक मैदान में दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, धावक, तो इसमें कर्ता मिल रहा है, तो इसका मतलब तीनों क्या हैं, अकर्मक। और जिसमें कर्म का पता मिले क्या है, वो होता है सकर्मक। इससे बढ़िया उपाय कोई है ही नहीं। 9वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। देखो अभी बात आ गई, भूलना जो हो जाएगी भूल, तो एक हो गई भूल पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है शिक्षा, तीसरा है मिठास चुनाव, चौथा है पूजा जवानी। ना जोड़ लो, भूल ना बन गया, हंसना हंसना, ना जोड़ लो, तो ये इसका मतलब पहला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। और किसी में ना जोड़कर भी क्रिया नहीं बन रही। संज्ञा में ना जोड़ो और देख लो क्रिया बन रही है तो वही है, और नहीं बन रही तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा है क्रिया शब्दों से निर्मित है, तो ए विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन है, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। इन्होंने कहा कि कौन से ऐसे शब्द सुनने में एक से लगते हैं मगर उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए विकल्प है हरण हरिणी, तो पहले हरण का मतलब है चुराना और हरिण का मतलब है मृग। दूसरा है स्रोत स्रोत, धारा कान, चिर चीर, ठीक है, चिर चीर। फिर आपका द्रव्य द्रव्य, तो हमें बताना। अब मैं आपको बताता हूँ। इस हरण का जो होता तुमने कहा होगा सीता हरण, चुराना, सही बात है, लिख लेना। हरिण का मतलब मृग है, तो पहला हो गया बिल्कुल सही। स्रोत का पहले का होता धारा, कहते नहीं तुम्हारे पास क्या स्रोत है, तुम्हारे पास क्या धारा है। और ये दूसरा स्रोत जो है इसका मतलब होता कान, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो ये छोटा, जिस पर छोटी की मात्रा लग रही है चिर, इसका मतलब होता दीर्घकाल, इसका मतलब होता दीर्घकाल, इस वाले का दीर्घकाल होता है। और जो चीर होता है बड़ी की मात्रा वाला, इसका मतलब होता है वस्त्र, इसका मतलब क्या होता है वस्त्र। तो इन्होंने जो दे रखा है ना इसका उल्टा दे रखा, इसका वस्त्र कर दिया इसका, तो यही गलत है, यानी कि सी विकल्प इसमें गलत है, सी विकल्प गलत है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर सी है। द्रव का मतलब तरल होता है और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ये भी ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ गलत है। 10वें का सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। 11वां प्रश्न जो है वो क्या है, परिच्छेद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद क्या है। मतलब समश्रुति शब्द आ गया, फिर समश्रुति शब्द, तो देखिए परिच्छेद ये जो होता है इसका मतलब होता है आवरण, और परिच्छेद जिस पे एक ही मात्रा होती है उसका मतलब कहते हैं अनुभाग, समझिए। तो यही आपका जो है ए विकल्प आंसर है। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द परस्पर विलोम नहीं है, यानी किसमें विलोम नहीं है, आपको बताना। साम्य का बेसाम्य बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सापेक्ष का निरपेक्ष बिल्कुल होता है, ठीक है भाई। सापेक्ष का निरपेक्ष जो होता है वो क्या होता है, साम्य का बेसाम्य होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष ये भी होता है। रित का अनृत, रित का क्या होता है अनृत, ये भी होता है, तो एक ही बच गया। संघानीय का असंघानीय होता है, मगर इन्होंने क्या दे रखा प्रशंसनीय, तो यही गलत है, यानी कि डी विकल्प इज द रॉन्ग आंसर। 13वां प्रश्न, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। संबंध सूचक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्माद बोधक अव्यय। समझ गए नहीं, ठीक है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। दूसरा है वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, ठीक है, मेरा गांव पास में ही है। मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। तो जब वाक्य के कर्ता का जो है वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बताता है तो उसे हम कहते हैं संबंध सूचक। अपराधी ने पुलिस के सामने क्या बोला है, झूठ, तो के सामने वाला जो आ गया ये हमारा आ गया ए विकल्प। ठीक है भाई, ऐसे ही समझो, बढ़िया है बिल्कुल। 14वां प्रश्न देखेंगे क्या है, विस्म आदि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का प्रभाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक होते हैं, ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो बताइए इसमें क्या है आपका सही। देखिए ये तो वचन के अनुसार विकार होता है, गलत है। कि ये केवल शोक और घृणा, ये शोक घृणा नहीं, ये खुशी हर्ष उल्लास उसमें भी आते हैं, तो ये भी गलत। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, वाक्य रचना के नहीं है, गलत है ये, ठीक है, अर्थ के होते हैं ये। तो आपका यहाँ पर आगे ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं।
जितने भी एक्सक्लेमेटरी शब्द आते हैं, विस्मयवाचक शब्द आते हैं, वो वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है। किस विकल्प में समश्रुति भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ सम्मिलित है? सम्मिलित है, सम्मिलित है, ये बताना। भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ सम्मिलित है। अब देखिए क्या, अश्व माने घोड़ा, अश्व माने खच्चर, ये असम गलत है, इस वजह से ये गलत हो गया। जलद, जलद माने होता बादल, तो देखिए इस जलद का क्या आ गया, ये बादल। ठीक है, जलज का माने होता कमल, तो इसमें संख्या चेंज कर दी तब गलत है। अनिल का मतलब होता है, अनिल का मतलब हवा, और अनल का मतलब होता आग, यहाँ भी क्या कर दिए, गड़बड़ कर दी। अब आया सर्वथा, सब तरह से, और सर्वदा सदैव हमेशा। तो इससे क्या पता चला आपको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखा, आज के जो प्रैक्टिस सेट है, आज का जो हमारा सेशन है, हमने ऐसे शब्द रखे जो अभी तक तुम्हें प्रैक्टिस सेट में रखे ही नहीं। ठीक है, यही एक यूनिक मिलता है, क्योंकि हम एक ही वे पर काम नहीं करते, हम समय समय पर आपको जो है अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं इन चीज़ों को। 16वां प्रश्न क्या है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुष का मतलब नहीं हुआ है, यानी कि तुम, तू, इस चीज़ का ये बताना है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, तो आपको का मतलब किसके लिए आता है, तुमको लिए आता है, तो ये तो गलत हो गया। सॉरी, ये हो गया यहाँ से, आपको मतलब भी तुम होता है, यह बात आप ही कह दीजिए, ये भी ठीक है। हम अपने आप को भूल जाएंगे, तो देखिए ये किसका है, उत्तम पुरुष का है। मैं और हम जो होता किसका होता, उत्तम पुरुष का होता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस विषय में आपकी क्या राय है? तो देखिए, आपका जो शब्द प्रयोग करते हैं ना हम, ये हम करते हैं सम्मान के लिए, तुम का सम्मान, आप, आपको, इस तरीके से। तो हमारा सी विकल्प इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक। अलग होने की जो क्रिया होती है वो अपादान कारक में होती है, अलगाव पैदा होना। संबंध में काकी के होते हैं, अधिकरण में मे पर होते हैं, करण में क्या होता है, से होता साधन के रूप में या जोड़ने के रूप में, साधन के रूप में, जोड़ने के रूप में। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं जुड़ा हुआ भी हूँ उससे, और वो साधन भी है। जबकि अलग होने का, अलगाव का पैदा जो होता है वो किससे होता है, अपदान से। 18वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग किया? संप्रदान के, अभी बताया संप्रदान क्या होता है। ठीक है, राम के हित में लक्ष्मण बन गए, ठीक है, राम के हित में लक्ष्मण बन गए, वह घर से बाहर आया, ठीक है, लड़का अब अपने पाँव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह, तो मे पर आता है, तो इसमें तो आता है मे पर में अधिकरण, मे पे पर, तो ये तो हो गया अधिकरण। ठीक है, लड़का अब अपने पैर से, साधन के रूप में, तो करण, अपने पैर से, करण, साधन अपने पैर से चलना सोचा, तो अब यह वह घर से बाहर हो गया, अपादान कारक। अब कौन सा बचा फिर, राम के हित लक्ष्मण बन गए, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि परसर्ग हित के, किसी हित की पूर्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। 19वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 19वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बनाइए। सद्भावी, सज्जन, साधु, सदाचारी, तो क्या हो जाएगा, सदाचारी। आचरण मतलब जिसका मतलब सद माने अच्छा, चारी मतलब आचरण रखने वाला। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सही सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? हाथी, बालू, आलू, ये तो है, तो हाथी आ गया है, तो ये तो होगा नहीं। भलाई की जाती है, हलवाई होता है, ईसाई, तो ये भी नहीं है। इमली खट्टी होती है, चांदनी रात होती है, लौकी लंबी होती है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, क्रिया से पता चलता, तो इमली, चांदनी, लौकी, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। 21वां क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी बहती है, झील गहरी है, सरोवर बड़ा है, तो ये तो आपका गलत है, इनका स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ नदी भी है, झील भी है।
नींबू खट्टा होता है, सही है। दही अच्छा होता है। केला केला अच्छा है। तो यहाँ से आपका 21 बिल्कुल सही हो गया। गांव के लोग दही को स्त्रीलिंग बताते हैं, जबकि स्त्रीलिंग नहीं होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हो गया? बी विकल्प सही हो गया यहाँ से। ज्ञानी, नानी और पानी ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। गानी है, ज्ञानी नहीं है, गानी। ठीक है, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी ये सब यहाँ से। तो उन्होंने कहा स्त्रीलिंग नहीं है सारे, तो ये स्त्रीलिंग नहीं, क्योंकि नानी स्त्रीलिंग आ गया इसमें। ठीक है, टोपी स्त्रीलिंग आ गया। ऊपर जो है बी विकल्प में कोई स्त्रीलिंग नहीं। नींबू खट्टा होता है, दही अच्छा जमता है, केला जो होता है अच्छा होता है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन होता है? आकाश, बाल, आंसू, होश। एक वचन बोला है, एक वचन, तो इसका हो जाएगा आकाश। जबकि बाल, आंसू और होश ये सब कैसे होते हैं? बहुवचन। ये सदैव बहुवचन होते हैं, ये सदैव बहुवचन होते हैं। ठीक है भाई। 23वां प्रश्न देखने वाले हम क्या है। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस के जन सही है। चित प्लस के में, चिन्ह में। सत प्लस के गति, सदगति। सत प्लस के मार्ग। जल्दी बताओ इनमें कौन सा है, जल्दी बता दो। इसमें तो क्या है? यहाँ सत प्लस के मार्ग, सत प्लस के मार्ग क्या होता है? ये गलत होता है। शतमार्ग यानी कि यहाँ दे रखा सदमार्ग, तो ये आपका डी विकल्प गलत है। 24वां प्रश्न क्या है देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस के उचित, स्त्रीयोचित। गति प्लस के अवरोध, गतिविरोध। शीत प्लस के ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, सही बोला है। राम प्लस के ईश रमेश। अभी मैंने कल के पेपर में बताया था इसको, तो कौन सा आ जाएगा? शीत प्लस के ऋतु। अर बन जाता है, गुण संधि का है। किसका है? गुण संधि का। ए और ऋषि क्या बन जाते हैं? अर बन जाते हैं, तो ये अर बना है आपका, तो सी विकल्प सही है बिल्कुल। 25वां क्वेश्चन है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास किस विकल्प में नहीं है? नीलगाय, देहलता, आप बीती, लघु कला। बताओ जल्दी क्या है? तो आपका हो जाएगा आप बीती, आप पर बीती। ठीक है भाई, कर्मधारय समास इस पर नहीं है, तो ये कौन सा है? आप पर बीती। तो ये कौन सा है? ये तत्पुरुष समास है। और कौन सा भी तत्पुरुष में? अधिकरण, अधिकरण। ये नीलगाय और देहलता, लघु कथा ये सब कौन से? कर्मधारय। कर्मधारय पहला पद जो होता है या तो विशेषण होता है या उपमान होता है। तो देह उपमान है, ठीक है, लघु विशेषण है, नील विशेषण है। तो पहला पद विशेषण या उपमान अगर होगा तो वो कौन सा होगा? कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। विधि की यही डैश डैश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। रिक्त स्थान, इच्छा, पुकार, सोच, साधना। विधि की यही एक इच्छा है। ठीक है, ए विकल्प सही है। अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है। अथॉरिटी का कौन सा शब्द सुसंगत नहीं है? प्राधिकार मानवीय अथॉरिटी होता है, अधिकारी विद्वान अथॉरिटी होता है, और आपका अधिकीय लेखीय अधिकार, इसे अथॉरिटी नहीं कहते, ऑडिटरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑडिटरी। तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी सही है। तो सी विकल्प रॉन्ग आंसर। किस विकल्प में सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, यही गलत है। ट्रांसपोर्ट होता है आपका यातायात, ट्रांसपोर्ट यातायात या संचार, तो यही गलत है। आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जबकि यहाँ क्या दे रखा है उन्होंने? ट्रांसपोर्ट। गलत है ये। ठीक है, और सब ये आपके सही हैं। क्लियर। 29वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 29वां प्रश्न, ठीक है भाई। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो है इसमें। तो वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, तो इसमें भी है। कमजोरी के कारण लड़के चल नहीं सकते, तो ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा ये? वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। यहाँ इच्छा नहीं व्यक्त कर रहा, और सब में इच्छा है। चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चढ़ सकती है, जा सकती है, नहीं चल सकती, इस तरीके से। तो ऐसे में क्या होता है? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न क्या है।
किस मुहावरे का भावार्थ नहीं है सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। ये तो सही है, यह गलत है, सही नहीं है। बहुत वर्षा होना गलत है। घड़ों पानी पड़ना का मतलब ये नहीं होता। घड़ों पानी का पड़ने का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर और भी ज़्यादा, ठीक है, प्रभाव डालना। यही आपका सही नहीं है। जबकि सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। नाक भो चढ़ाना, अरुचि पर प्रसन्नता प्रकट करना। थूक कर चाटना कहते हैं कहकर मुकर जाना। ये सही होते हैं तीनों। तो ए विकल्प यहाँ से आपका रोंग है। आग बबूला होने का भावार्थ है बबूल के पेड़ में आग लगना, गलत। लू के बबूले उठना, अत्यधिक क्रोध होना, भयंकर आग लगना। तो सी विकल्प राइट है। ठीक है, 32वां प्रश्न देखेंगे क्या है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति का मतलब क्या है? गुणी व्यक्ति गुणवान को पहचानता है। चालाक का अधिक चालाक से सामना होना। सज्जन द्वारा कपट व्यवहार करना। कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना। 32वां बताओ क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा आपका, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा होना। 33वां प्रश्न क्या है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं? अलंकारिक, सुंदरता, आधिकारिक, अधिकारी, अधुनातन। जल्दी बताओ क्या है? तो आपका हो जाएगा 33वां। क्यों? अधि प्लस के कार और प्लस के ई, तो इसमें उपसर्ग अधि है, प्रत्यय ई है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रत्यय, शीतोष्ण, मनचाहा, गौशाला। बताओ इसमें क्या है? प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा। तो प्रत्यक्ष जो है वो तो अव्यय समास का है, अव्ययी भाव समास का, क्योंकि प्रति प्लस के अक्ष। शीतोष्ण, जल्दी बताओ किसका हो जाएगा? शीतोष्ण जो हो जाएगा वो शीत प्लस के उष्ण, ये हो जाएगा, शीत प्लस के उष्ण, बी विकल्प। मन से चाहा, मन से चाहा आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास का। ठीक है, गौशाला कर्मधार तत्पुरुष समास का, ये भी तत्पुरुष का। मनचाहा, गौशाला, ये दोनों तत्पुरुष समास के। और प्रत्यक्ष जो है अव्यय समास का। जबकि शीतोष्ण जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? द्वंद्व समास का। 35वां प्रश्न। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कमल का अम्बु आबू, झंडे का ध्वज पताका, दांत का दंत रदन, चांद का राकेश शशि। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जल्दी बता दो कौन सा नहीं है। तो पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। ये होता कमल का होता अम्बुज, यहाँ जय की कमी है, अम्बुज। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न क्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीजपन काल। जल्दी बता दो इसको क्या है। तो क्या कहा था? क्या कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? बीजपन काल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था इसको? आदिकाल। आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था इसको? बीजीपन काल। ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, 37वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा रीतिकाल का कवि है? निम्न में से कौन सा रीतिकाल का कवि है? तुलसीदास भक्ति काल के हैं, कबीरदास भी और सूरदास ब्रंथ। तो कौन से आपके रीतिकाल के? तो ये आपका हो जाएगा कवि ब्रंथ। तो ये आपका मोस्ट था। तो दोस्तों ये आज का प्रैक्टिस सेट था। आप अपने नंबर शेयर करा करो कि 37 में था आपके कितने सही गए हैं और आपने कितने छोड़े, टोटल बताया करो कमेंट्स में, जिससे कि हमें पता चले कि हम लेवल और हल्का करें या यही चलते रहने करें। और अगर सेशन में मजा आया कर तो लाइक कर दे करो। जो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको जूनियर असिस्टेंट और प्लस यूपी पुलिस और प्लस SSC GD सभी के लिए बहुत अहम है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन तक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।